हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, TGT PGT से संबंधित हम लोग लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी फॉर्म्स को देख रहे थे। आज लिटरेरी टर्म्स और फॉर्म्स के साथ ही साथ आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच की भी बात करने वाले हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज़ पन। पन क्या है? तो कह रहा है अ पन इज अ क्लीवर एंड अम्यूजिंग यूज ऑफ अ वर्ड विथ 2 मीनिंग्स। कह रहा है कि पन एक ऐसा शब्द होता है जो बहुत ही क्लीवर, चालाक, अम्यूजिंग, मज़ेदार शब्द का एक प्रयोग होता है जिसका 2 अर्थ होता है। ठीक है। पन मीन्स प्लेइंग ऑन वर्ड्स, और एक शब्द दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि शब्दों के साथ खेलना, प्लेइंग करना पन कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द टेररिस्ट लाइज इन द जेल। अब देखिए, द टेररिस्ट लाइज इन द जेल का मतलब 2 अर्थ हो सकता है। लाइज का यहाँ 2 अर्थ हो सकता है। इट कैन बी दैट ही इज़ टेलिंग अ लाई, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वह जेल में झूठ बोलता है। या ही इज़ लाइंग ऑन हिज बैक, ये भी हो सकता है वह पीठ के बल लेटा हुआ हो। समझ रहे हैं ना? तो एक ही सेंटेंस में 2 तरह का अर्थ देखने को मिल जा रहा है, यह पन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ कमिंग ऑफ एज नॉवेल। कमिंग ऑफ एज नॉवल क्या होता है? ये देखिए, कह रहे हैं नॉवेल विच डिस्क्राइब हाउ द मेन कैरेक्टर चेंजेस डेवलप्स फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। कह रहा है किस प्रकार से जो प्रोटोगनिस्ट है वो डेवलप करता है, चेंज करता है चाइल्डहुड से एडल्टहुड में। क्लियर? वो कहलाता है कमिंग ऑफ एज नॉवेल। जैसे बात करते हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। कह रहे हैं कि इसमें यही दिखाता है, यानी कमिंग ऑफ एज नॉवेल इसे बोल सकते हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को। ठीक है। और इसकी बात करते हैं तो आया है 1861 में। ठीक है। चार्ल्स डिकेंस की बात करते हैं तो 1812 में पैदा होते हैं और 1870 में इनका डेथ होता है। व्हाट इज़ गॉथिक नावल। गॉथिक नावल क्या होता है इसकी चर्चा कर लेते हैं। गॉथिक नावल विच डिस्क्राइब सुपर नेचुरल फोर्सेस, अलौकिक शक्तियाँ, जिसमें हम घोस्ट या विचेस की ही बात करते हैं, कालकोठरी की बात करते हैं, समझ रहे हैं ना, जो खंडहर की हम बात करते हैं। ऐसी चीज़ों में जो सुपर नेचुरल फोर्सेस दिखाई देते हैं, प्रतीत होती हैं, वो होता है गॉथिक नावल। ठीक है। और सीन्स ऑफ टेरर, यानी जो दरवाज़ा खुलने का भय होता है ना, डर होता है, उस तरह की चीज़ें गॉथिक नावल कहलाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर बात करते हैं गॉथिक नावल कुछ इंपॉर्टेंट, तो आप कैसल ऑफ ओटरेंटो सुने होंगे हॉरेस वॉलपोल का। ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है गॉथिक नावल, वो भी कैसल ऑफ ओटरेंटो बाई हॉरेस वॉलपोल। एक और बात कर लेते हैं, मेरी शैली का एक फ्रैंकेनस्टीन है। फ्रैंकेनस्टीन मेरी शैली की एक नावल है जो गॉथिक नावल का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। व्हाट इज़ 2 डायमेंशनल कैरेक्टर। 2 डायमेंशनल कैरेक्टर क्या होता है? कह रहा है वन विच इज़ नॉट डिस्क्राइब्ड इन डिटेल, यानी 2 डायमेंशनल कैरेक्टर वह होता है जिसे हम डिटेल में वर्णन नहीं किया कर सकते या किया जा सकता। या ओ ETC आर कॉल्ड। तो या और क्या कहलाता है? तो कह रहा है कि मिनिमल रिस्पॉन्सेस हैं। खाना खाए हैं, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये छोटे छोटे रिस्पॉन्सेस हैं, वही बता रहा है। विच थियरी होल्ड्स दैट आर्ट इज़ एन इमिटेशन ऑफ समथिंग। कह रहा है कि कला जो है किसी का नकल है, तो वो इमिटेटिव थियरी के नाम से जाना जाता है। विच थियरी होल्ड्स दैट द आर्टिस्ट इज नॉट इसेंशियली एन इमिटेटर। कह रहा है कि अनावश्यक रूप से क्या है, इमिटेटर नहीं होता है कलाकार, बट ही और सी इज़ द वन हु एक्सप्रेसेस हर फीलिंग्स। और लेकिन वो यह होता है कि वो अपने भावनाओं को व्यक्त करता है। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी थियरी को हम एक्सप्रेसिव थियरी के नाम से जानते हैं। अ कैटेगरी ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड म्यूजिक। तो कैटेगरी में अगर बांटा जाएगा तो क्या होता है? जेनरा होता है। ठीक है, जेनरा। द ट्रेजिक कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर आर आल्सो कॉल्ड, तो रिकॉन्सिलेशन प्लेज बोला जाता है। शेक्सपियर के जो ट्रेजिक कॉमेडीज़ हैं ना, वो रिकॉन्सिलेशन प्लेज के रूप में देखा जाता है। रिकॉन्सिलेशंस का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, सुलह समाधान होता है ना, अंत में सुलह कर लिया जाता है, समाधान कर लिया जाता है उस चीज़ का।
तो वह जो ट्रेजिक कॉमेडी है लास्ट में लिखा गया था 1608 से लेकर के 1611-12 तक विलियम शेक्सपियर ने लिखा था ट्रेजिक कॉमेडी। विंटर्स टेल वगैरह है और आपका टेम्पेस्ट है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि रिकॉन्सिलेशन प्लेस से के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स इज कॉल्ड। देखिए कह रहा है कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, यानी अगर मेटाफर की बात करते हैं तो कह रहा है कि इसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन इसलिए कह रहा है कि इसमें एज, सो और लाइक का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो वो मेटाफर हो जाता है, और एज, सो, लाइक का यूज करके अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वो सिम्पली हो जाता है, बस। नेक्स्ट बात कर रहा है कि व्हाट फिगर ऑफ स्पीच डज द फॉलोइंग लाइन हैव, सीज एंड फेन ऑफ स्ट्रेंग्थ वाटर। अब देखिए सिंपल सा कह रहा है कि सी का तुलना स्ट्रेंग्थ वाटर से किया गया है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि सी इज़ अ फेन ऑफ स्ट्रेंग्थ वाटर, तो ये मेटाफर हो जाएगा। लेकिन अगर सी इज़ लाइक अ फेन ऑफ स्ट्रेंग्थ वाटर, अगर लाइक शब्द आ जाता तो वहाँ सिमिली हो जाता, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज आयरनी। आयरनी क्या होता है? द यूज ऑफ वर्ड्स टू कन्वे अ मीनिंग। अब देखिए एक अर्थ को दिखाने के वास्ते दैट इज द अपोजिट ऑफ इट्स लिटरल, यानी अपने शाब्दिक अर्थ के अपोजिट हो, वो होता है आयरनी। जैसे ए कैरेक्टर स्टेपिंग आउट इन द हरिकेन एंड सेइंग व्हाट नाइस वेदर वी आर हैविंग। अब देखिए क्या कर रहा है कि होता क्या है आयरनी, कह रहा है कि एक कैरेक्टर है जो तूफान में अपना कदम बढ़ाता है और कहता है कितना अच्छा मौसम है, समझ रहे हैं ना। तो ये आयरनी है, जो अपने शाब्दिक जो अर्थ है उससे थोड़ा सा अपोजिट है, क्योंकि हरिकेन में समझ रहे हैं तूफान में आदमी डूब सकता है, मर सकता है, और वो कह रहा है कितना अच्छा मौसम है। द कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी इज कॉल्ड। तो देखिए जहाँ उम्मीद और वास्तविकता का विरोधाभास हो वो आयरनी होता है, बस इतना जान लीजिए। इसको देखते हैं क्या कह रहा है कि सिचुएशनल आयरनी इज व्हेन द अपोजिट ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्ट टू हैपेंस, यानी जो हम उम्मीद करते हैं उसके अपोजिट अगर होता है तो वो सिचुएशनल आयरनी कहलाता है। एंड इंग्लिश टीचर हैज़ पुअर ग्रामर। अब देखिए अगर इंग्लिश टीचर है तो हम तो यही ना सोचेंगे कि ग्रामर उनका बहुत मजबूत होगा, लेकिन हम सुन क्या रहे हैं कि एन इंग्लिश टीचर है जो पुअर ग्रामर। ये तो हम जो हम उम्मीद किए थे बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो ऐसे चीज़ों को हम आयरनी बोलेंगे, और स्पेशली सिचुएशनल आयरनी की बात कर रहे हैं। जैसे कह रहे हैं यू वुड एक्सपेक्ट एन इंग्लिश टीचर टू बी एन एक्सपर्ट इन ग्रामर। सही बात है, जैसा अगर हम क्या सोचेंगे, यही ना सोचेंगे इंग्लिश टीचर हैं तो उनका ग्रामर बेहतर होगा, लेकिन हमने पाया क्या, पुअर ग्रामर, अपोजिट। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। The audience knows something that the characters in the drama do not। तो देखिए कह रहा है कि the audience knows something, सब कुछ मतलब कुछ जानता हो, the characters in the drama do not, यानी कह रहा है कि ऑडियंस जानते हैं ड्रामा के बारे में, लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं वो नहीं जानते हैं, तो वो ये भी अपोजिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो प्ले कर रहा है, जो मंचन कर रहा है मंच पर, उसे नहीं पता है, लेकिन ऑडियंस को पता है कि क्या होने वाला है, तो ड्रामेटिक आयरनी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ पोएटिक लाइसेंस। वेल नन है, वेल फेमस है। तो कह रहा है कि लिबर्टीज विथ लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोइट्री। कह रहा है कि पोइट्री में और लैंग्वेज में उनकी तथ्यों को छूट देना, लिबर्टीज पूरे तरह से फ्री होना पोएटिक लाइसेंस कहलाता है। इट मीन्स अ राइटर कैन प्ले विथ लैंग्वेजेस एंड फैक्ट्स। और कह रहा है कि इसके तहत एक राइटर जो है अपने लैंग्वेज, अपने भाषा से और अपने तथ्यों से वो खेल सकता है। ही इज़ नॉट बाउंड, यानी वह किसी बंधन में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि केसेस ऑफ नियोलॉजिज्म, अनग्रामेटिकल सेंटेंसेज एंड आर्किज्म, इट इज़ आर क्लियर एग्जांपल ऑफ। तो और राइटर मेकिंग यूज ऑफ पोएटिक लाइसेंस। तो कह रहा है कि ये जितने चीज़ें ऊपर बताई गई है ना, वो किसका है, पोएटिक लाइसेंस का, ठीक है, यूज है, पोएटिक लाइसेंस का यूज है, ध्यान रखिएगा। केसेस ऑफ नियोलॉजिज्म, अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस एंड आर्काइज्म। अनग्रामेटिकल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो पोएटिक लाइसेंस है। अगर हम कुछ बोल रहे हैं और गलत हो रहा है, ग्रामेटिक ढंग से अगर गलत हो रहा है, लेकिन वो पोएटिक लाइसेंस में सही मान लिया जाएगा उसके तहत। व्हाट इज डेस्टोपिया। डेस्टोपिया आपको पता ही होगा, इट इज अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड। कह रहे हैं कि अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड, और प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड उटोपिया होता है। इट इज़ द अपोजिट ऑफ उटोपिया विच इज़ प्लीजेंट इमेजरी वर्ड, ठीक है। ये है आपका उटोपिया, ये है डेस्टोपिया। व्हाट इज क्लोजेड ड्रामा। ड्रामा टू बी रीड, ड्रामा टू बी रीड इज कॉल्ड क्लोजेड ड्रामा, ठीक है, नॉट फॉर
परफॉर्मेंस। व्हाट इज अल्यूजन? अल्यूजन कह रहा है कि डायरेक्ट किसी को हम संदर्भित करते हैं, किसी पर्सन को, किसी घटना को, अगर किसी व्यक्ति या किसी स्थान को हम डायरेक्ट रेफरेंस कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, तो वो अल्यूजन होता है। और एक इल्यूजन होता है। इल्यूजन का मतलब माया, भ्रम, मोह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि एग्जाम्पल में एसिलस हील अलूडिंग टू द वन वीकनेस ऑफ एसिलस। तो इसमें बता रहा है कि किसी व्यक्ति को अगर हम रेफरेंस कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, तो समझ लीजिए अलूजन है। ठीक है। कोरस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा। ड्रामा में जो गायन मंडली होता है ना, वो कोरस कहलाता है। एरर ऑफ इवैल्यूएटिंग अ पोएम बाय इट्स इमोशनल इफेक्ट इज कॉल्ड। तो देखिए, कह रहा है कि एरर ऑफ इवैल्यूएटिंग पोएम, यानी जो हम मूल्यांकन करते हैं ना पोएम का, उसमें जो एरर है इसके इमोशनल इफेक्ट से जो होता है वो अफेक्टिव फैलिसी होता है। एरर ऑफ इवैल्यूएटिंग अ पोएम बाय इट्स इमोशनल इफेक्ट कॉल्ड अफेक्टिव फैलिसी मीन्स इट मस्ट नॉट बी इवैल्यूएटेड, यानी यह नहीं किया जाना चाहिए बाय इट्स इमोशनल इफेक्ट। किसी भी पोएम का मूल्यांकन उसके इमोशनल इफेक्ट से नहीं होना चाहिए। एज एवरी पोएम में डिफरेंटली अफेक्टेड पीपल इमोशनली। और कह रहा है कि प्रत्येक पोएम जो है अलग अलग तरीके से और भावनात्मक रूप से अलग हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। द मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ ड्रामा टेक्स बैक टू, ये शायद टेक्स बैक होगा, तो ये शेक्सपियर है। मॉडर्न ड्रामा का जो डिफिनीशन दिया है शेक्सपियर साहब ने दिया है। एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ड्रामा इज, एक्सट्रीम तो ट्रेजिडी हो जाएगा। अ फनी पीस ऑफ राइटिंग दैट एजुअली मेक्स फन ऑफ पुलिस और इविल बिहेवियर इज कॉल्ड। तो देखिए क्या कर रहा है कि फनी पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है, एक ध्यान रखिएगा, एजुअली मेक्स फन फॉर पुलिस, मूर्खों के लिए हमेशा मजाक बनता है। इविल बिहेवियर या बुरा बर्ताव होता है, उसे हम सटायर कहते हैं। द नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड एल्डस हक्सले का, वो क्या है? एक सटायर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए। एन आइडिया सेइंग दैट हैज़ बीन ओवर यूज्ड इज कॉल्ड अ। तो कह रहा है कि एक विचार हो या कोई ऐसा कहावत हो जो बहुत बार ओवर यूज्ड, ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो, वो क्लीच कहलाता है। ठीक है, हर बार बोला जा रहा हो। जैसे एक सेंटेंस दिया है, आई विल बी बैक, तो ये लगभग ओवर यूज़ किया जाता है, तो ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्लीच जाना जाएगा। इंट्रोडक्टरी रिमार्क टू बुक स्पेशली रिटेन बाई अ पर्सन देन द एथर ऑफ द बुक इन विच इट अपीयर्स इज कॉल्ड। देखिए, अगर इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स टू अ बुक, किसी किताब का शुरुआती जो चीज़ होता है लिखने का, स्पेशली रिटेन बाई अ पर्सन अदर देन द एथर, एथर के अलावा वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है, वह फॉरवर्ड होता है। और फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रस्तावना, और प्रस्तावना लेखक न लिख करके कोई और लिखता है। आई एम नो नोवाइस इन टीचिंग। देखिए, नो नोवाइस, नोवाइस मतलब नौसिखुआ होता है, और मैं नौसिखिया नहीं हूँ टीचिंग में। तो व्हाट फिगर्स ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन दिस लाइन। तो वो कह रहा है कि लिटोटस, लिटोटस का मतलब ध्यान रखिएगा, लिटोटस मीन्स यूजिंग डबल नेगेटिव टू एक्सप्रेस पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट प्रयोग करने के लिए हम इसमें डबल नेगेटिव का यूज करते हैं। यहाँ कह रहा है कि आई एम नो नोवाइस इन टीचिंग। हम बोल सकते हैं ना आई एम एक्सपर्ट इन टीचिंग, लेकिन नो मने नहीं, नोवाइस मने नौसिखिया, समझ रहे हैं ना, यानी मैं टीचिंग में नौसिखुआ नहीं हूँ, अर्थात मैं टीचिंग में एक्सपर्ट हूँ। समझ रहे हैं ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इट इज़ नॉट अ बैड आइडिया। नॉट और बैड, देखिएगा दोनों चीज़ आया है, तो इसका मतलब है इट इज़ अ गुड आइडिया। नॉट और बैड को हटा दीजिए तो इट इज़ अ गुड आइडिया हो जाएगा। या ये भी बोल सकते हैं ही इज़ नॉट अनस्किल्ड, तो ये भी तो बोल सकते हैं ही इज स्किल्ड। तो अन और नॉट यहाँ पर डबल नेगेटिव का यूज़ किया जा रहा है, तो ही इज़ नॉट अनस्किल्ड का मतलब ये हो गया कि ही इज़ स्किल्ड। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज मिटोनिमी? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द थिंग और कॉन्सेप्ट इज रेफर्ड बाय द नेम ऑफ समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद दैट थिंग्स और कॉन्सेप्ट। देखिए, कह रहा है कि एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें किसी कॉन्सेप्ट को या किसी वस्तु को रेफ़र किया जाता है बाय द नेम ऑफ समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद, यानी कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है ना, उससे संबंधित उसको जोड़ने की कोशिश किया जाता है उस कॉन्सेप्ट को। जैसे अगर आप एक सेंटेंस सुने होंगे, द पेन इज़ द माइटियर देन द स्वॉर्ड,
पेन इज द माइटियर देन द स्वॉर्ड होता है ना, तो यहाँ पेन को क्या माना गया है, यहाँ देखिए फॉर द रिटन वर्ड यानी लेखनी के यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ तलवार जो है मिलिट्री फोर्सेस के लिए यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर पेन और स्वॉर्ड जो है मिटोनिमी का काम कर रहा है। नोबडी कैन हर्ट द क्राउन, यहाँ पर देखिएगा क्राउन का मतलब ताज होता है, ठीक है, क्राउन मतलब ताज होता है, लेकिन यहाँ का क्या मतलब है, द किंग, द किंग। नोबडी कैन हर्ट द किंग, समझ में आ रहा है ना। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन दिस लाइन, तो हो जाएगा मिटोनिमी। क्राउन का मतलब क्राउन किससे संबंधित है, किंग से संबंधित है, और इसीलिए एसोसिएट किया गया है, तो यहाँ क्राउन का मतलब है किंग, मिटोनिमी। इट मीन्स नो वन कैन हर्ट द किंग, और इसका मतलब बता रहा है कि कोई इसका मतलब राजा का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, करे अ पोयम इन विच द एथर टेक्स बैक समथिंग सेड इन द फार्मर पोएम्स इज कॉल्ड। ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिए। आज का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि अ पोयम इन विच द एथर टेक्स बैक समथिंग सेड इन द फार्मर पोएम। फार्मर पोएम मतलब पुराने पोयम में जो बातें बोलता है एथर, उस बात को अपने नए पोयम में वापस लेना पॉलिनोड कहलाता है, ठीक है। अ पोयम इन विच द एथर टेक्स बैक समथिंग सेड, यानी जो पुराने पोयम में कही गई बात को वापस लेना पॉलिनोड कहलाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए विथ एग्जाम्पलर सीएच, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।